EHRM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नाम से ही आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देखो, जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परफॉर्म करते हैं तो वो आपका EHRM कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑन बोर्डिंग, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारे काम जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करके करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके करते हो, तो वो आपका EHRM जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, EHRM क्या है? जब हम वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके HR फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और HR प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका EHRM जो है वो कहलाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑन बोर्डिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ये सारे फंक्शंस जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम परफॉर्म करते हैं वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके, तो वो आपका EHRM जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये जो EHRM है वो HR प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो HR से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ और उससे HR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ EHRM की बात करें तो ये है 3 तरह के: ऑपरेशनल EHRM, रिलेशनल EHRM और ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM। ऑपरेशनल EHRM की बात करें तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ HR के साथ डील करता है। ठीक है, देखो, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, प्रोसेसिंग पेरोल, मैनेजिंग पर्सनल डेटा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो है वो ऑपरेशनल EHRM के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आता है रिलेशनल EHRM। ठीक है, तो रिलेशनल EHRM का फोकस रहता है बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट करना और कोलैबोरेशन को बढ़ाना। तो इस HRM के थ्रू हम रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन जैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा है उसको हम एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिससे उनके बीच में एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM जो है ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक और फॉरवर्ड लुकिंग HR एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनको कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, इनिशिएटिव लेने होते हैं, जैसे कि नॉलेज मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ह्यूमन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM मॉड्यूल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम EHRM एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल सेम है। देखो, सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि ऑनलाइन जॉब को पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं और उसी में से ऑनलाइन ही हम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेकर। ऑनलाइन ही हम उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और ऑनलाइन ही हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और कंपनसेशन भी हम ऑनलाइन ही उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड जो है वो करते हैं, यानी कि वेजेस वगैरह ऑनलाइन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है HR रिसर्च। HR रिसर्च क्या होता है? तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वो आपका HR रिसर्च जो है वो कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक यहाँ पर XYZ कंपनी है। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि उनकी HR पॉलिसीज़ कैसी हैं, उनकी HR प्रैक्टिसेस कैसी हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, मोटिवेशन को कैसे यहाँ पर मेजर किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं, और जब हम ये रिसर्च करते हैं तो ये आपका HR रिसर्च जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब जो HR रिसर्च होता है इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि जो HR पॉलिसीज़ हैं या फिर प्रैक्टिसेस हैं या फिर डिसीजन मेकिंग है, अगर उसके अंदर कोई भी कमी है या फिर वीकनेस है उसको दूर किया जा सके, ताकि HR पॉलिसीज, प्रैक्टिस और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो HR रिसर्च के अंदर हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करते हैं ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन के ऊपर, ताकि उससे अगर कोई भी वीकनेस वगैरह है, कोई भी कमी है, तो उसको हम ढूंढ सकें और उसको इम्प्रूव करके HR पॉलिसीज, प्रैक्टिस और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव जो है वो कर पाए।
ये जो रिसर्च है, एचआर रिसर्च है, इसकी हेल्प से हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझ पाते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को समझ पाते हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं तो इसके पीछे का क्या रीज़न है उसको हम समझ पाते हैं। ट्रेनिंग की क्या नीड्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, वो भी हम यहाँ पर पता लगा पाते हैं। अब बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च की। 4 तरह की यहाँ पर रिसर्च यूज़ की जाती है एचआर के अंदर। सबसे पहली जो अप्रोच है रिसर्च के वो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर, इस मेथड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग डेटा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, और उससे हम कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कुछ बेंचमार्क जो है वो सेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, तो उसका जो खुद का एचआर से रिलेटेड डेटा है और इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उससे कुछ यहाँ पर बेंचमार्क सेट करेंगे, ताकि हम उस बेंचमार्क के साथ जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर कर पाएँ, ठीक है, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमने एफिशिएंटली काम किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। अगर कोई एरर है, कोई भी डेविएशन है, तो उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट जो है वो कर पाएँ। क्लियर है। उसके बाद आता है कंपैरेटिव अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको डायरेक्टली अनदर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, तो दोनों कॉम्पिटिटर है, तो हम एक्स की एचआर पॉलिसीज और एचआर प्रैक्टिसेस को मेजर करना चाहते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स कंपनी की जो एचआर पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, उसको कंपेयर करेंगे वाई कंपनी के एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है। और जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर हम अपने ही डेटा से, जो हमारा डेटा है, हमारे एचआर प्रैक्टिस से रिलेटेड डेटा है, एचआर पॉलिसी से रिलेटेड डेटा है, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि उससे हम स्टैंडर्ड्स बना सकें, और उसके साथ हम हमारी जो एक्चुअल एचआर प्रैक्टिसेस है और पॉलिसीज़ हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, ताकि अगर कोई डिफरेंस हो, कहीं पे वीकनेस है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। और इस मेथड के अंदर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद है आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड होती है। मेनली वो कंसल्टेंट से पूछती हैं कि आप बताइए कि हमारी जो एचआर पॉलिसीज़ हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। कई बार कंपनी जो है वो पब्लिश रिसर्च स्टडीज़ को भी एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं, और उस स्टडी के अंदर जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया होता है उसके साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर कंप्लायंस अप्रोच। कंप्लायंस अप्रोच के अंदर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपने जो भी डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, आप उस डेटा का यूज़ करते हो ये जानने के लिए कि क्या कंपनी यहाँ पर एचआर पॉलिसीज़ को बनाते वक्त और इम्प्लीमेंट करते वक्त, एचआर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते वक्त, एचआर फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त इंटरनल पॉलिसीज जो है कंपनीज की या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यानी कि इस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉलेज है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाए, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ाया जाए। सिंपल भाषा में कहूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर यहाँ पर नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाए राइट टाइम के ऊपर, ताकि वो अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो जो नॉलेज मैनेजमेंट है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पहले वो नॉलेज को क्रिएट करती है, नॉलेज को स्टोर करती है, फिर नॉलेज को शेयर करती है एम्प्लॉयज़ के साथ, और फिर नॉलेज को अप्लाई करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें और ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम राइट पीपल को राइट टाइम के ऊपर राइट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो यहाँ पर इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएँ और अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म जो है वो कर पाएँ, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है नॉलेज को मैनेज करना और इंश्योर करना कि और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे नॉलेज को क्रिएट किया जाए और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में भी नॉलेज को शेयर करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा कल्चर जो है वो बन सके, ठीक है। अब अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो नॉलेज मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है पीपल। इसके अंदर लोग आ जाते हैं, और ये नॉलेज मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है।
इसके अंदर एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है और विलिंगनेस टू शेयर नॉलेज, ये आ जाती हैं। तो हमें पीपल्स को हमेशा नॉलेज मैनेजमेंट के इनिशिएटिव के अंदर इन्वॉल्व करना है, उनको पार्टिसिपेट करवाना है, ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सके। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो है प्रोसेस। इसके अंदर वो मेथड्स आ जाते हैं, वर्क फ्लोज आ जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं और अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होना, तो इसकी हेल्प से हम आसानी से नॉलेज को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो फैला सकते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली टूल्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम नॉलेज मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसकी हेल्प से हम नॉलेज को स्टोर कर पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं और शेयर कर पाते हैं अक्रॉस द लोकेशन। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिपोर्टिंग लाइन क्या है। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा बनाते हो और उसको कम्युनिकेट भी करते हो एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, तो इससे क्या होता है कि नॉलेज मैनेजमेंट इंप्रूव होती है, ठीक है। यानी कि हम नॉलेज को अच्छे तरीके से शेयर जो है वो कर पाते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। कल्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। कल्चर के अंदर बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, एटीट्यूड्स आ जाते हैं। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है तो वो नॉलेज शेयरिंग को एनकरेज करेगा। जैसे अगर मान के चलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा होगी। पर अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हमेशा एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं, तो वहाँ पर नॉलेज शेयरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अगर हम एक इफ़ेक्टिव केएम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो देखो, पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पर अपने गोल जो है वो सेट करने हैं कि आप नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल जो है वो सेट करने हैं, ताकि इसके हिसाब से आप आगे का जो स्टेप्स है उसको परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर है प्रिपेयर फॉर चेंज। देखो, नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेकर आती है। अगर आप एक नॉलेज को क्रिएट करते हो और उसको शेयर करते हो एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो चेंज होता है। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस चेंज को पसंद नहीं करते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं, वो कहते हैं ये चेंज को मत लेकर आओ। तो आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए तैयार होना होगा और उसे सॉल्व करने के लिए भी सोल्यूशन आपको पहले से ही निकाल के रखना होगा। उसके बाद आपको जो मेन प्रोसेस है उसको प्लान करना है, यानी कि जो मेन स्टेप्स होंगे नॉलेज को मैनेज करने के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपको यहाँ पर क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हो कि आप बताइए कि मेन प्रोसेस कैसी होनी चाहिए नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ताकि आगे का जब आप प्लान बनाओगे तो वो आप इस प्रोसेस के हिसाब से बना पाओ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो मेन प्रोसेस आप फॉलो करोगे नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फिर आपको एक राइट टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है, क्योंकि देखो, आपका नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सही टेक्नोलॉजी को चूज़ किया है या फिर नहीं किया है। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है। टेक्नोलॉजी को चूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कितनी है, बेनिफिट्स कितनी है। तो अगर बेनिफिट्स आपको ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो उसी टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी और सिस्टम की हेल्प से ही आप नॉलेज को स्टोर कर पाओगे, शेयर कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं हुई तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। फिर आपको अपना जो करंट सिचुएशन है उसको चेक करना है कि इस समय नॉलेज मैनेजमेंट की क्या सिचुएशन है। करंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। इसके लिए आपको लोग, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, कल्चर, इन सभी को अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा। और करंट स्टेट के अंदर अगर कोई भी वीकनेस है, कोई भी गैप है, तो उसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप पहले ये देखोगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हो और फिर देखोगे कि करंट स्टेट क्या है। उससे आपको ये पता लगेगा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो बनाना है कि आप कैसे यहाँ पर जो है नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इंश्योर करना है कि जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट करो तो आपको टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है और नेसेसरी रिसोर्सेज भी मिलने ज़रूरी है, यानी कि फंड्स मिलना ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है, यानी कि यहाँ पर केएम प्रोग्राम को आपको इम्प्लीमेंट कर देना है, एक्शन के अंदर ले आना है। जो भी स्मॉल अचीवमेंट्स वगैरह होंगे उसके ऊपर आपको फोकस करना है और उसको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो नॉलेज गैप है उसको फिल करना है।
ऐसा नहीं सोचना है कि 1 महीने के अंदर ही प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद आपको 100% रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नहीं। जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको धीरे धीरे ही मिलेंगे। फिर आपको जो रिजल्ट्स हैं उसको मॉनिटर करना है और उसको मेजर करना है, ठीक है। तो केएम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही है, यानी कि जो केएम प्रोग्राम है उसने अपना काम किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई वीकनेस रह गई है, तो आप उसे आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपका जो नॉलेज प्रोग्राम है वो एक बेस्ट नॉलेज प्रोग्राम जो है वो बन सके। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले देखो, डिसीजन मेकिंग को ये इंप्रूव करता है। आपको जब एक्यूरेट नॉलेज मिल जाती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ है चाहे मैनेजर्स हों, तो वो बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो देखो, सारा का सारा जो नॉलेज है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करके रखा जाता है। एम्प्लॉयज़ आसानी से उस नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं और उसका यूज़ करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे बहुत ही कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। और जब एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। और ये इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। जो केएम है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में आइडियाज़ को डिस्कस कर पाते हैं, ठीक है, और डिस्कशन के बाद आइडियाज़ को इम्प्रूव कर पाते हैं और न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, लॉन्च कर पाते हैं, ठीक है, जिससे इनोवेशन इंक्रीज होता है और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज है उसे भी आप प्रिजर्व करके रख पाते हैं, ठीक है। तो जो केएम है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल, और टैसिट नॉलेज जैसे कि एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज उसको कैप्चर करता है और उसे स्टोर करके रखता है, ताकि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको हम रिटेन करके रख पाएँ और ज़रूरत पड़ने पर उसे एक्सेस भी कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद ये कस्टमर सर्विसेज को भी इम्प्रूव करता है। एक एम्प्लॉय जिसके पास नॉलेज है, उसे अपना काम करना आता है, तो वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर पाता है, जिससे कस्टमर भी खुश रहता है, एम्प्लॉय भी खुश रहता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है नॉलेज मैनेजमेंट, क्योंकि देखो, हाँ, जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसका डेटा और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप यहाँ पर लर्निंग रिसोर्सेज को बना सकते हो, जैसे कि मैनुअल, ट्यूटोरियल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइड, ठीक है, और उसके थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के अंदर जो कोलैबोरेशन है वो भी मजबूत होता है, क्योंकि देखो, एम्प्लॉयज़ जो है वो आपस में नॉलेज को शेयर करते हैं, वो एक कॉमन नॉलेज प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जिनसे उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है और वो साथ में मिलकर काम कर पाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को भी ये इन्हांस करता है, ठीक है। नॉर्मली देखो, जब आप एक्सपीरियंसेस और लेसन लर्न को डॉक्यूमेंट कर देते हो, डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप इसके बेस पर सही डिसीजन जो है वो ले पाते हो और ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को लर्न करती है और फिर उसको एप्लीकेबल कर पाती है अपने फंक्शंस के अंदर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज शेयरिंग अच्छी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको राइट टाइम के ऊपर राइट नॉलेज मिल रही है, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे और जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगी और उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब बात करेंगे ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है वर्चुअल इंस्ट्रक्टर LED ट्रेनिंग, ठीक है। तो देखो, इस मेथड के अंदर जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, वो यहाँ पर कहीं से भी, दुनिया के किसी भी हिस्से से लाइव क्लासेस या फिर प्री रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू ट्रेनिंग लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लाइव क्लासेस के थ्रू या फिर प्री रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करते हैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर, ठीक है, और अगर कोई डाउट वगैरह होता है, क्वेश्चन होता है, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस आपको जो है वो प्रोवाइड करता है डिजिटल स्पेस के अंदर। तो इस मेथड के अंदर होता क्या है, तो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लासेस प्रोवाइड करते हैं पार्टिसिपेंट्स को ऑनलाइन, और उन क्लासेस के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चीज़ों को सीखते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ई लर्निंग। तो देखो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हो, जैसे कि आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हो, आप टैबलेट के थ्रू पढ़ रहे हो, जैसे मोबाइल फ़ोन के थ्रू पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या फिर टैबलेट के थ्रू पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ई लर्निंग कर रहे हो। जब आप चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से लर्न करते हो तो वो आपका ई लर्निंग जो है वो कहलाता है, ठीक है।
नॉर्मली जो ट्रेनिंग मटेरियल्स होता है उसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो होस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है ना, गाइडली, हम उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपको CIB के कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही ई लर्निंग के अंदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके द्वारा कंटेंट क्रिएट किया जाता है, कंटेंट स्टोर करके रखा जाता है और पार्टिसिपेंट्स को कंटेंट डिलीवर किया जाता है। और लर्नर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कभी भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एगमेंटेड रियलिटी। ये क्या होता है? तो देखो, एगमेंटेड रियलिटी जो है वो डिजिटल कंटेंट को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आता है, डिवाइसेस के कैमरे के थ्रू या फिर माइक्रोफोन के थ्रू। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि कई बार आपने टीवी के अंदर देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक छोटे से मशीन के द्वारा प्रोजेक्टर के ऊपर इमेजेस दिखाई जाती हैं, वीडियोस प्ले की जाती हैं, जैसे कि सिनेमा घरों में भी होता है, ठीक है। हालांकि वो तो अब डिजिटल हो चुके हैं, पहले प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? एगमेंटेड रियलिटी, यानी कि आप दीवार की स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज चला रहे हो, कोई वीडियो चला रहे हो और उससे पार्टिसिपेंट्स को कोई चीज़ सिखा रहे हो, तो वो आपका एगमेंटेड रियलिटी होता है, ठीक है। इससे जो है आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ पाते हैं और कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट को भी इजीली समझ पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी है तो उसका 360 डिग्री व्यू देने के लिए हम AR का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। जैसे हम एक दीवार के ऊपर प्रोजेक्टर के थ्रू उसको चला सकते हैं और उसका 360 डिग्री व्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद रियलिस्टिक पायलट ट्रेनिंग सिमुलेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं AR की हेल्प से। उसके बाद जो आपके न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम रियलिस्टिक ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं AR की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग या फिर सर्जरी के दौरान, मेडिकल ट्रेनिंग और सर्जरी के दौरान, तो हम ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं AR टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद कार्गो टीम्स को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशंस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। फिर आता है वर्चुअल रियलिटी। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल रियलिटी के अंदर पता क्या होता है कि आपको एक VR सेट मिलता है, VR सेट, ठीक है। उसको आंखों पे हम ऐसे लगाते हैं और जब उसको आप आंखों पे लगा लेते हो तो आप कंप्यूटर वर्ल्ड में घुस जाते हो। आपको लगता है कि आप एक्चुअली में कंप्यूटर के अंदर हो। जैसे मान के चलिए आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो वर्चुअल सेट जो है, VR सेट आपके आंखों पे लग चुका है, तो आपको लगेगा कि आप मूवी का पार्ट हो, आप मूवी के अंदर भाग रहे हो, आप मूवी के अंदर चल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। तो यहाँ पर रियल लाइफ फीलिंग आपको जो है वो मिलती है, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर मेड वर्ल्ड आपको रियल लाइफ के जैसा ही लगता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन को प्रैक्टिस कर पाते हैं बिना किसी रिस्क के, बिना किसी डेंजर के। वो मशीन को यूज़ करना सीखते हैं और एमरजेंसीज को हैंडल करना सीखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है HR एनालिटिक्स। HR एनालिटिक्स क्या होता है? तो देखो, जब आप एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो वो आपका HR एनालिटिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय की, वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनकी अटेंडेंस कैसी है, ट्रेनिंग कितनी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल उनका कितना है, इन सभी चीज़ों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम HR एनालिटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब HR एनालिटिक्स का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये देख पाएँ कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कहाँ से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। HR एनालिटिक्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं बेटर और स्मार्टर डिसीजन लेने में। जैसे कि उन्हें किन लोगों को हायर करना है, किन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को कैसे इंक्रीज करना है, ये सारे डिसीजन जो है HR एनालिटिक्स की हेल्प से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ले पाता है। HR एनालिटिक्स जो है वो लगभग हर HRM फंक्शंस के अंदर यूजफुल है। यानी कि हम HR एनालिटिक्स का यूज़ रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, सभी फंक्शंस के अंदर जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? तो देखो, जब आप बहुत सारी डेटा को स्टडी करते हो ना, उसका एनालिसिस करते हो, मतलब कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, उसको आप नॉर्मली स्टडी नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो हम बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं इस डेटा को स्टडी करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली देखो, मान के चलिए आपके पास एक डेटा है जो बहुत बड़ा है, उसको आप मैनुअली स्टडी नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, नॉर्मल सिस्टम के थ्रू भी उसकी स्टडी आप नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर आप बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हो। बिग डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेरी लार्ज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टडी करते हैं ताकि हम डेटा में छुपे जो हिडन पैटर्न्स है उसको समझ पाएँ, ट्रेंड्स को समझ पाएँ, कस्टमर प्रेफरेंस को समझ पाएँ और इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, ठीक है।
देखो बिग डेटा के अंदर 3 V's होते हैं। पहला वॉल्यूम, जो डेटा का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद दूसरा V है वेराइटी, आपके पास जो डेटा होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। उसके बाद है वेलोसिटी, जिस स्पीड के ऊपर डेटा को क्रिएट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, वो आपका वेलोसिटी जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स के बेनिफिट्स की। देखो बिग डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो, फास्टर डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर पाते हो, जैसे कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, मार्केट ट्रेंड कैसा रहेगा, बिजनेस आउटकम्स कैसे रहेंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप हैडटूब और स्पार्क जैसे ओपन सोर्स टूल्स का यूज कर सकते हो लार्ज डेटा को स्टडी करने के लिए, जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हाई नहीं होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिलता है। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।